गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग मैनेजरल इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग की 28 ई लेक्चर की क्लास ले रहे हैं, जो कि रिलेटेड है रेशियो एनालिसिस से। आज के लेक्चर के अंदर हम रेशियो एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे और हमने अभी तक के लेक्चर्स के अंदर जो हमारे फाइनल अकाउंट्स की जो प्रिपरेशन होती है, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, इनके बारे में हमने पिछले लेक्चर्स में कवर किया है। और जिस तरीके से मैं आपको बताया था कि जो यूनिट 5 है हमारी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से टॉपिक से रिलेटेड है। तो इसमें हम जो भी बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन निकालने के लिए उसकी जो भी फाइनेंशियल कंडीशन है एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, उसको देखने के लिए हम इन सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं बिज़नेस के अंदर, जिससे कि हम अपनी बिज़नेस के प्रॉफिट और लॉस को देख सकें और हमारी बिज़नेस की क्या पोजीशन चल रही है और किस कंडीशन में हमें इम्प्रूव करना है, क्या प्लानिंग करनी है, उन चीज़ों के बारे में हम इसमें देख सकते हैं कि जिस तरीके की हमारी फाइनेंशियल पोजीशन होगी उस तरीके के हम एफर्ट्स अपने बिज़नेस में करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा रेशियो एनालिसिस। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ रेशियो एनालिसिस क्या है, फिर उसके टाइप्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। द टर्म फाइनेंशियल रेशियो कैन बी एक्सप्लेन बाय द डिफाइनिंग हाउ इज कैलकुलेटेड एंड व्हाट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कैलकुलेशन इज़। कि अगर हम देखें हमारे फाइनेंशियल रेशियो को, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि हम इसको क्यों कैलकुलेट करते हैं और इसको किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, इसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है। तो उस कैलकुलेशन के बेसिस पे मैं आपको बताता हूँ कि जो रेशियो एनालिसिस होता है, इसका जो रिलेशन होता है वो एक मैथमेटिकल टर्म्स में होता है कि इसकी जो भी कैलकुलेशन करते हैं वो हम मैथमेटिकल टर्म्स में करते हैं बिटवीन टू इंडिविजुअल फिगर्स और ग्रुप ऑफ फिगर्स। कि अगर हम जो भी रेशियो एनालिसिस करेंगे वो दो इंडिविजुअल फिगर या ग्रुप ऑफ फिगर्स के बीच में करेंगे, जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और एक लॉजिकल मैनर के अंदर, और उससे सेलेक्ट करते हैं हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जो कि कंसर्न में होते हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया कैलकुलेशन के बेसिस पे। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या आता है कि जो फाइनेंशियल रेशियोज़ हैं हमारे, है ना, उसमें जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी हमारे बिज़नेस में पैसे लगाए, जैसे ऑनर हो गए, इन्वेस्टर्स हो गए, लैंडर्स हो गए और जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, तो उनके ड्रॉ के कंक्लूजन में हम कुछ उनकी चीज़ें देखते हैं। तो जो फाइनेंशियल रेशियो है वो हमें क्या क्या चीज़ें बताता है, परफॉर्मेंस की, बिज़नेस की क्या परफॉर्मेंस है पास्ट में, प्रेजेंट में और फ्यूचर में। दूसरा क्या है, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ अ फर्म, कि फर्म की क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस हैं। अगर उसे हमें पता करना हो तो हम फाइनेंशियल रेशियो से पता कर सकते हैं। उसके बाद हम जो भी डिसीजंस होते हैं फर्म के रिलेशन में, उनको हम इन फाइनेंशियल रेशियोज़ के बेसिस पे बनाते हैं। जिस तरीके का फाइनेंशियल रेशियो होएगा उस तरीके से हम फर्म के अंदर डिसीजंस बनाएंगे। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव होता है जो कि रेशियो एनालिसिस के अंदर किया जाता है। तो हमने बात की थी कि जो रेशियो एनालिसिस है उसको, उसके जो दो ऑब्जेक्टिव हैं हमारे, एक कैलकुलेशन बेसिस पे और एक फाइनेंशियल रेशियो के स्टेक होल्डर के बेसिस पे। तो उसके यहाँ पे हमने देखा कि जो रेशियो एनालिसिस है उससे हम जो बिज़नेस होता है, जो भी फर्म होती है, उसकी परफॉर्मेंस, उसकी स्ट्रेंथ और उसके रिगार्डिंग जितने भी डिसीजंस होते हैं वो फाइनेंशियल एनालिसिस के बिहाफ पे बनाए जाते हैं। द रेशियो एनालिसिस बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट a single accounting figure by itself may not communicate any meaningful information, but when expressed as a relative to some other figure it may definitely provide some significant information। कि अगर हम देखें कि जो रेशियो एनालिसिस है वो बेस है फैक्ट पे, कि जो भी फैक्ट हो रहे हैं हमारे एक सिंगल अकाउंटिंग फिगर के अंदर, तो हम ये जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको ईजिली कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। तो जो भी हम इंफॉर्मेशन एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं अपने रिलेटिव तरीके से, तो वो एक फिगर के थ्रू हम कर सकते हैं। तो इसलिए उसके लिए हमें एक सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होनी चाहिए। तो जो भी रेशो एनालिसिस होता है उसको हम कंपेयर नहीं करते डिफरेंट नंबर्स के अंदर, बैलेंस शीट से या इनकम स्टेटमेंट से या कैश फ्लो स्टेटमेंट से, कि हम इसमें कंपेयर जो भी करेंगे नंबर्स का वो प्रीवियस ईयर के बेसिस पे करेंगे, अदर कंपनीज से, अदर इंडस्ट्रीज से और इकोनॉमी के अंदर। और उसका जो भी पर्पज़ है हमारे फाइनेंशियल एनालिसिस का, वो एक रेशियो एनालिसिस से होगा। तो अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ रेशियो की, कि हम कौन कौन से रेशियो कैलकुलेट करते हैं, तो अगर रेशियो को हम क्लासीफाई करें तो वो 4 कैटेगरीज के अंदर होते हैं। पहले क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन रेशियो। दूसरे हैं एक्टिविटी रेशियो या टर्नओवर रेशियो। तीसरे हैं हमारे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो और फोर्थ है हमारे इन्वेस्टर और अदर रेशियो। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि जो रेशियो हैं हमारे वो 4 तरीके के हम कैलकुलेट करते हैं। पहले हो गए हमारे फाइनेंशियल पोजीशन रेशियो, जिसमें हम लिक्विडिटी रेशियो और कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियोस निकालते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हो गया एक्टिविटी रेशियो, जिसको हम टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं। फिर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो और इन्वेस्टर रेशियो हम रेशियो एनालिसिस के थ्रू करते हैं। तो पहले अगर हम बात करते हैं फाइनेंशियल पोजीशन रेशियो की, तो उसके अंदर हम फाइनेंशियल पोजीशन रेशियो के अंदर जो पहली चीज़ जो कैलकुलेट करते हैं वो क्या है, लिक्विडिटी रेशियो, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन रेशियो। कि
उसके अंदर हम लिक्विडिटी रेशियो को कैलकुलेट करेंगे और किस तरीके से शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रेशियो हैं उनको कैलकुलेट किया जाता है। तो उसके अंदर पहले हम करंट रेशियो निकालते हैं। करंट रेशियो जो होता है वो एक फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को पता करने के लिए किया जाता है। तो अगर करंट रेशियो अगर हमें कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, जो भी हमारी बिज़नेस की करंट एसेट्स हैं, जो भी करंट लायबिलिटीज़ जो हमने बैलेंस शीट में से डिस्कस की थी, तो अगर बैलेंस शीट में से जो भी हमारी करंट एसेट्स हैं और करंट लायबिलिटीज़ हैं उनको अगर हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे करंट रेशियो आ जाएंगे। तो अगर करंट एसेट्स की बात करेंगे तो करंट एसेट्स में हम क्या क्या चीज़ ऐड करेंगे, हमारी इन्वेंट्रीज, सन्ड्री डेटर्स, कैश एंड बैंक बैलेंस, रिसीवेबल्स, एक्रूअल्स, लॉन्स एंड एडवांसेस और डिस्पोजेबल इन्वेस्टमेंट। और करंट लायबिलिटीज़ के अंदर हम इंक्लूड करेंगे क्रेडिटर्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, शॉर्ट टर्म लॉन्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रपोज डिविडेंड और अनक्लेमेड डिविडेंड। तो ये चीज़ हम अपने बैलेंस शीट में से निकालेंगे। अगर बैलेंस शीट में हमारे पास डायरेक्ट दे रखा है करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज़ तो हम उन्हीं को ले लेंगे और उसको डिवाइड करके हम करंट रेशियो निकालेंगे। अगर इसके पीछे अब रीज़न मैं बताता हूँ आपको कि अगर हमें फाइनेंशियल पोजीशन देखनी है तो हमारा रेशियो क्या आना चाहिए, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। कि जो मेन जो क्वेश्चन है इस रेशियो के अंदर वो एड्रेस होता है कि बिज़नेस की क्या करंट एसेट्स हैं, मीन्स उसकी क्या करंट एसेट्स हैं जो कि एक पेमेंट शेड्यूल के अंदर जो करंट उसके डेब्ट्स हैं, जो भी मार्जिन ऑफ सेफ्टी है जो पॉसिबल हो रही है किसी करंट एसेट्स के अंदर लॉसेस से। तो उसके अंदर जो भी हम करंट रेशियो को एक्सेप्ट करते हैं वो जनरली क्या करते हैं 2:1, कि जो हमारे करंट एसेट्स हैं वो ज़्यादा होनी चाहिए, हमारी करंट लायबिलिटीज़ कम होनी चाहिए। अगर हमारे करंट एसेट्स ज़्यादा हैं, लायबिलिटीज़ कम है तो हम अच्छी पोजीशन में हैं। तो अगर हमारा जो करंट रेशियो है वो 2:1 आएगा, जैसे कि जो हमारे करंट एसेट्स हैं वो हो गए 2 लाख और जो हमारी करंट लायबिलिटीज़ है वो हो गई 1 लाख। तो अगर हम इनको डिवाइड करेंगे तो इसको कैंसिल करने के बाद 2/1 आएगा। तो 2/1 का जो हम रेशियो देखेंगे वो क्या आएगा 2:1। तो 2:1 अगर आ गया आपका तो उसको हम कहेंगे कि जो बिज़नेस है वो अच्छी पोजीशन में है। और ये जो रेशियो वो स्पेसिफाई करता है कि जो बिज़नेस है हमारा वो किस तरीके का है और उसकी किस तरीके की स्ट्रेंथ है। तो इसके अंदर हम जो करंट रेशियो को कैरेक्टराइज़ करते हैं वो करंट एसेट्स और लायबिलिटीज़ से करते हैं। उसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं सेकंड चीज़, वो क्या है क्विक रेशियो। क्विक रेशियो को कभी कभी हम लोग एसिड टेस्ट रेशियो भी कहते हैं, जो कि मेजर करता है लिक्विडिटी को, कि जो हमारी पर्टिकुलर जो भी एसेट्स हैं वो कितने लिक्विड हैं, कितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं, उसके भी यहाँ पे हम क्विक रेशियो कैलकुलेट करते हैं। क्विक रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़। क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़। अब क्विक एसेट्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो मैं बता देता हूँ आपको। क्विक एसेट्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी हमारे करंट एसेट्स हैं उसमें से माइनस कर देंगे हमारे इन्वेंट्रीज और प्रीपेड एक्सपेंसेस को। कि जो भी हमारे करंट एसेट्स हैं उसमें से हम अगर अपनी इन्वेंट्रीज और प्रीपेड एक्सपेंसेस को घटा देंगे तो हमारे पास क्विक एसेट्स कैलकुलेट होके आ जाएगा। और करंट लायबिलिटीज़ क्या होंगी वो मैंने आपको ऊपर करंट रेशियो में बता दी थी। तो जो क्विक रेशियो है वो एक मेजर बताता है करंट रेशियो का, जो कि हेल्प करता है इस क्वेश्चन में कि हमारे कितने सेल्स रेवेन्यू हैं जो कि हमने डिस्पर किए हैं। जब भी हमने किसी बिज़नेस के अंदर जो भी हमारे ऑब्लिगेशंस हैं उनको मीट कराया है, या जो भी चीज़ें हैं, जो भी हमारे फंड्स हैं जो भी हमारे हैंड में आए हैं उनको हमने कन्वर्ट कराए हैं, तो वो क्या होंगे, तो उसके बेसिस पे हम क्विक एसेट्स कैलकुलेट करते हैं। तो जब भी हम क्विक एसेट्स को कंसिस्ट करते हैं तो कैश क्या है मेरे पास और कितना मेरे पास इन हैंड पैसा है उसके बारे में बताता है, और कितने मेरे कैश एसेट हैं मेरे पास। तो जो इन्वेंट्रीज़ हैं उनको हम डिडक्ट कर देते हैं हमारे करंट एसेट्स में से, तो हमारे जो नियर कैश एसेट्स हैं वो कैलकुलेट होके आते हैं। तो जो सेलर है मार्केट का जिसके अंदर जो इन्वेंट्रीज़ हैं वो हमारे नियर कैश एसेट की भी हो सकती हैं। तो अगर हम एसिड टेस्ट रेशियो को कैलकुलेट कर रहे हैं, क्विक एसेट रेशियो को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वो हमारे कितना होना चाहिए 1:1, जो कि कंसिडर करता है हमें सेटिस्फैक्ट्री को, जो कि मेजर करते हैं हमारे क्विक एसेट्स को जो कि हमारे अकाउंट्स रिसीवेबल में होते हैं। तो जो भी पैटर्न है हमारे अकाउंट्स का वो रिसीव होता है कलेक्शन लैग के अंदर, जो कि किसी हमारे करंट लायबिलिटीज़ के पेइंग की शेड्यूल के लैग के होते हैं। तो अगर हमारा जो क्विक एसेट्स है वो 1:1 का होगा तो हम ये कहेंगे कि वो हमारे लिए सेटिस्फैक्ट्री है। तो अगर मैं बात करूँगा कि जैसे हमारे जो करंट एसेट्स थे वो अपन बात कर रहे थे ऊपर की क्वेश्चन में कि 2 लाख थे, तो अगर 2 लाख मेरे करंट एसेट्स हैं और जो मेरी इन्वेंट्रीज और प्रीपेड एक्सपेंस है वो मेरे 1 लाख हैं, तो मेरे क्विक एसेट्स कितने हो जाएंगे 1 लाख। 2 लाख माइनस 1 लाख इज इक्वल्स टू 1 लाख।
और जो मेरी करंट लायबिलिटीज़ थी मैंने आपको ऊपर बताई थी वो कितनी थी 1 लाख। तो यहाँ पे भी अपन करंट लायबिलिटीज़ अपनी 1 ले लेते हैं 1 लाख। तो हम क्विक रेशियो कैलकुलेट करेंगे, क्विक एसेट्स अपन करंट लायबिलिटीज़। तो क्विक एसेट्स हमारा कितना निकला था 1 लाख और करंट लायबिलिटीज़ थी हमारी 1 लाख। तो उसको कैलकुलेट करके हमारे पास जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा 1:1। तो हम ये कहेंगे कि जो बिज़नेस है वो सेटिस्फैक्ट्री है और वह अपने अकॉर्डिंग ये बता सकते हैं कि उसके पास कितने कैश एसेट्स हैं जो उसके पास बिज़नेस में रखे हुए हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।